बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाक एशिया इन्वेस्टमेंट के सीईओ शरियात चिश्ती की लिबर्टी पावर के सीईओ इमरान अहमद के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया और दूसरे जो आईपीपी के मालिकान हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट की। बिजली की कीमत में कमी के लिए पाकिस्तान का पहला आईपीपी खुद साख्ता तौर पर तैयार हो गया। लिबर्टी पावर ने हुकूमत को बिजली मुआहदा जो डॉलर में हुआ था उसको पाक रुपी में कन्वर्ट करने की पेशकश कर दी है। बहुत इम्प्रेसिव एग्जाम्पल सेट की है। इसके अलावा उनका कहना है कि रिटर्न इक्विटी जो हमारी 18% है वो हम 10% कर रहे हैं और कीमत इसलिए कम कर रहे हैं कि सारी बिजली नहीं खरीद पा रहा है और जाहिर सी बात है इससे मईशत पर भी मनफी असर मुरतब हो रहे हैं। IPPs के मामले में पूरे निज़ाम को रिविजिट करने की ज़रूरत है। शरियात चिश्ती ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये कहा है कि जो मुआहदे हुए हैं तमाम IPP मालिकान से उनको दोबारा से रिविजिट किया जाए, नज़र सानी की जाए ताकि बिजली जो महंगी से महंगी हो रही है इसकी कीमत ऐसी हो जाए कि सबके लिए वायबल हो, खा वो सनतकार हो चाहे वो सारिफ हो। कहा जा रहा है कि मिनी बजट आएगा और मिनी बजट के आने से नए टैक्सेस इम्पोज हो सकते हैं रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर, जिससे ये अलाइड सेक्टर जो है मज़ीद ज़बूहाली की जानिब गामज़न होगा। इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी रियल इस्टेट सेक्टर से मुंह मोड़ चुके हैं। बिल्डर्स अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बंद कर रहे हैं। इस वक्त रियल इस्टेट सेक्टर SIFC की फहरिस्त में भी शामिल नहीं है। तो इन तमाम पॉइंट्स पर आज हम तफसीली बात करेंगे। या वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ वेलकम बैक। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं मौशी तज्ज़ियाकार सलमान नकवी। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। इंटरेस्ट रेट का ऐलान हुआ इस हफ्ते, 2% की हमने कमी देखी। एशियाई खत्ते में इस वक्त भी पाकिस्तान का जो शरह सूद का लेवल है वो सबसे ज़्यादा है। तो जब सिंगल डिजिट में हमारा इन्फ्लेशन का फिगर आ गया है तो इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा कम कर देते तो बेहतर नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक का बड़ा दानिशमंदाना फ़ैसला है और हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट रेट घटा है। ये बड़ी खुशाइन बात है और इस साल इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कम से कम 14% तक जो है इंटरेस्ट रेट दिसंबर तक जो है वो आ जाना चाहिए। यही सूरत हाल थी और अगले साल तक ये हो सकता है सिंगल डिजिट में भी आ जाए। इंटरेस्ट रेट को इस तरह तेज़ी से घटाया नहीं जा सकता क्योंकि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो पॉजिटिव टेरिटरी में रहना उसका ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो इन्वेस्टर है जिनके पास पैसा है वो डॉलराइजेशन की तरफ जा सकते हैं। बड़ी सख्त जदोजहद के बाद डॉलर को 278 और 80 के दरमियान रोका गया है और खुदा न खास्ता अगर दोबारा पैसा डॉलराइजेशन की तरफ चला गया और डॉलर अगर बढ़ना शुरू हो गया तो वो मुल्क के लिए दूसरी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। तो लिहाजा उस चीज़ को मैनेज करने के लिए स्टेट बैंक ने जो है 2% का जो हमें मुनासिब लगता है फ़ैसला, और आइंदा इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा, वो मुनासिब फ़ैसला है। तो भाई सनतकार क्यों कह रहे हैं कि 500 बेसिस पॉइंट की कमी करनी चाहिए थी, 400 बेसिस पॉइंट की कमी करनी चाहिए थी? जब दानिशमंदाना फ़ैसला किया तो भाई सनतकारों को भी सपोर्ट करना चाहिए इस फैसले को। नहीं, सनतकार एक समझ लें अपने एक जज्बे को शो कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली मैं समझता हूँ उन्हें इस बात को रियलाइज़ करना होगा कि अगर इस वक्त 5% अगर इंटरेस्ट रेट घट जाता तो जो जिन लोगों का पैसा बैंकों में रखा है वो प्रॉफिटेबल वेंचर की तलाश में डॉलर की तरफ चले जाते और डॉलर अगर बढ़ना शुरू होता तो इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ता और अगली दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी में बजाय इंटरेस्ट रेट कम करने के 4% इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता, जिससे सनतकारों को ज़्यादा नुकसान होता। तो लिहाजा उन्हें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये डॉलर को, करेंसी को, एक्सचेंज रेट को मुस्तहकम करने के लिए फ़ैसला करा गया है। इसके मुस्बत असरात मुरतब हुए स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट ने 80,000 का लेवल क्रॉस किया इस हफ्ते। वो एक अलग बात है कि वन टाइम किया, लेकिन बहरहाल किया। तो समझते हैं कि अब जो कल से कारोबारी हफ्ता नया शुरू होगा तो उसमें 100 इंडेक्स की जो पोजीशन है वो और बेहतर रहेगी। हमरा इससे भी ज़्यादा अहम खबर आप को IMF के प्लान की आप कह रहे हैं? जी वो आई है और उसका इंतज़ार था और वो मैं समझता हूँ सरमायाकारों को उसको वेलकम करना चाहिए। खुदा न खास्ता उसमें कोई प्रॉब्लम होती तो मुल्क बड़े गंभीर मसाइल में फंस जाता और चूँकि अब इंटरेस्ट रेट घटा है वो एक सरप्राइज़ खबर थी। हमें अंदाज़ा था इंटरेस्ट रेट कम से कम 1.25% तो घटेगा ही, लेकिन ज़्यादा घट गया, अच्छी हुई। लेकिन उससे भी बड़ी सरप्राइज़ खबर IMF की थी, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारी स्टॉक मार्केट जो है, और ये IMF का अगर जैसा कि कहा गया है 25 सितंबर को ये हो जाता है
तो इस साल या अगले साल तक स्टॉक मार्केट जो है वो नई रिकॉर्ड पर होगी। हो सकता है 1 लाख इंडेक्स भी हो जाए। अच्छा, 1 लाख इंडेक्स भी हो जाए जी। ये आप प्रेडिक्शन मैं कर पहले रहे हैं? भी आपकी करता रहा प्रेडिक्शन हूँ। भी सही साबित होती है वैसे? जी हाँ, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सलमान साहब, अब हमें ट्रांच मिल जाएगी IMF से जी 7 अरब डॉलर की, जी हमारे कर्जे भी रोल ओवर हो जाएंगे, जी इन्फ्लेशन भी सिंगल डिजिट में है, जी इंटरेस्ट रेट भी कम होता हुआ हम देखेंगे, मजीद ग्रेजुअली कम जी, हो रहा है। तो YCCI भी थोड़ा मुतमईन है, उसने भी सपोर्ट किया है स्टेट बैंक को। तो क्या हम समझें, क्या मईशत बेहतर हो गई है हमारे मुल्क की, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, FDI आ जाएगी, लोकल इन्वेस्टर भी खुश हो जाएगा, हम मुतमईन हो जाएं? हमजा, मैं इसको इस तरह से बताता हूँ। आपका बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हुकूमत के पास है कि अब एक टेक ऑफ शुरू हुआ है, लेकिन इसको मुस्तहकम करने के लिए, वक्त से फ़ायदा उठाने के लिए अभी अगर अच्छे फ़ैसले कर लेते हैं, टैक्स रिफॉर्म, अनटैक्स सेक्टर को टैक्सेस लगाएं, एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएं, प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाएं, रिटेलर्स पर टैक्स लगाएं, नंबर 1। नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन का फास्ट ट्रैक पर प्रोसेस शुरू कर दें। जितने भी गवर्नमेंट की इदारे हैं जो महज नुकसान करने के सिवा कुछ भी नहीं कर रहे, फौरी तौर पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर चले जाएँ। अखराजात में कमी करें, जो पार्लियामेंटेरियंस के अखराजात इतने बढ़ा दिए, सेनेटर्स के इतनी मराहतें दे दी हैं, तनख्वाहें बिला वजह बढ़ा दी गई हैं, पेंशन को बजाय टैक्स करने के और मज़ीद उन पर जो है पेंशन इजाफा कर दी गई, जो पेंशन एक अलहदा जो है वो बनता जा रहा है, इशू बनता जा रहा है। ये सारी चीज़ें, बॉर्डर को सील कर दें, स्मगलिंग को सख्ती के साथ कंट्रोल कर लें। सिर्फ $1 बिलियन पर ईयर का नुकसान रेवेन्यू में डीज़ल की स्मगलिंग से हो रहा है पाकिस्तान को। ये सारे इक़दाम अगर अभी हम कर लेते तो मईशत टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुकी है। और अगर ये सारी चीज़ें होती हैं या स्टार्ट ली जाती हैं तो आप यकीन करें 1 साल बाद पाकिस्तान को हम कह सकते हैं कि वो माशी तौर पर होते चले जाएंगे। गवर्नमेंट के जो शान खराजात हैं वो आप भूल गए। सॉरी, गवर्नमेंट के शान जी खराजात जी, वो आप भूल गए। मैंने कहा ना, पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स, इनके जो अखराजात हैं वज़रा के, मुशरा के, जो बढ़ाए गए हैं इस वजह ये सब कैसे मुमकिन होगा? इतनी आसानी से तो आपने कह दिया। देखें, ये फैसले का वक्त है, अगर ये, और समझते सब हैं, यही वक्त है। अगर आपका सवाल बड़ा अच्छा है, आपका ये कहना है कि ये अच्छे फैसले हो रहे हैं तो उसका मईशत पे क्या असर होगा, उसका जवाब मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। मईशत पे अच्छा असर है, लेकिन ये नाकाफ़ी है, ये स्टार्ट है। इससे ये एक समझ लें कि अभी हम पहली सीढ़ी पर हैं, हमें बहुत ऊपर जाने की ज़रूरत है। मुल्क को वाकई अगर माशी प्रॉब्लम लगता है कि गवर्नमेंट की विल है कि वो ऊपर जाए। देखें, विल होना चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ, विल नज़र नहीं आ रही है, इससे नज़र नहीं आ उनकी तवज्जो टीम नहीं है, पॉलिसी के ऊपर एहसान नहीं है, या उनको पता है कि शायद हम कमर से हैं। मेरा ख्याल है उनको तवज्जो या तो 9 मई पर होती है, या 8 फरवरी पर होती है, या तोशा खाना के मुकदमात पर है, या फलानी पार्टी एक पोजीशन की तवज्जो जेल से बाहर आने पर है, या दोबारा इलेक्शन कराने पर है, दूसरे की तवज्जो किसी तरह से भी इलेक्शन ना हो या जेल में अंदर ना जाए। इस तरफ तवज्जो ज़्यादा है, इस तरफ नहीं है। देना चाहिए, ये सही वक्त है। अवामुन्नास बहुत परेशान है, 4 करोड़ नौजवान बेरोज़गार हैं, गुर्बत की लकीर के नीचे 40% आबादी इस वक्त आ चुकी है। हमारे रेवेन्यूज़, हमारे इस कदर रेवेन्यूज़ का शॉर्टफॉल है, रेवेन्यू कलेक्शन में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इस वक्त सख्त माशी चैलेंजेस का शिकार हैं। उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम पहली फ़ौक़ियत सिर्फ़ और सिर्फ मईशत को दें, मिसाक़े मईशत साइन करें, और अगर ये इस वक्त कर लेते हैं तो ये बड़ा अच्छा मौका है टेक ऑफ करने का। आखिर में ये बताएं सलमान साहब, मिनी बजट को आता हुआ देख रहे हैं। देखें, IMF की खुशी से स्टॉक मार्केट ग्रीन सिग्नल पे चली गई, इंटरेस्ट रेट के घटने से सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो गया फाइनेंसर का। लेकिन जब मिनी बजट आता है तो उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। क्या सराहिया की जा रही है मिनी बजट में मजीद टैक्सेस लगेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? दोबारा मैं वहाँ से बताऊँगा। इसलिए एक तो शॉर्टफॉल हुआ है रेवेन्यू में, क्योंकि इन्फ्लेशन में कमी हुई है। बदकिस्मती से हम डिपेंड करते हैं, जितना इन्फ्लेशन होता है रेवेन्यू भी उतने बढ़ जाते हैं, जितनी इंपोर्ट बढ़ती है रेवेन्यू भी उतने बढ़ते हैं। हमारा माशी सिस्टम इस कदर ख़तरनाक है कि हम बुराई ख़त्म करते हैं तो दूसरी बुराई शुरू होती है। बिल्कुल। लिहाजा इन्फ्लेशन कम हुआ है, सिंगल डिजिट में आया है, तो रेवेन्यू में कमी आई है। उसको कम करने के लिए हो सकता है हुकूमत, लेकिन हुकूमत बजाय इसके कि जो टैक्स पेयर हैं उन पर मज़ीद बोझ डालने के या जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाने, जिसकी प्लानिंग करी जा रही है, 19% करने की बात की जा रही है कि GST
18% से यानी 90% गरीब कर आवाम पे दीजिए। मजीद बोझ डालने के बजाय ये अपने अखराजात कम करें। और 8% जीएसटी बढ़ने से सालाना हुकूमत को अप्रोक्सीमेटली 900 बिलियन रुपीस का फायदा होगा। जी 900 बिलियन के लिए, लेकिन सारा का सारा बोझ गरीब आवाम के ऊपर पड़ता है। ये अपने अखराजात कम करें, शाना अखराजात कम करें, पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स, वज़रा के अखराजात को कम करें, जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं उसको मॉडरेट करें, उसको कंट्रोल में लेकर आएँ, जो गवर्नमेंट के इदारे खसारे में चल रहे हैं उनको बंद करें, उनको प्राइवेटाइज करें फौरी तौर लगता है पर। मिनी बजट आ और जाएगा। मिनी बजट आने के चांसेस हैं। उसका हल मैं ये बता रहा हूँ, अगर हुकूमत इस तरह से कर ले तो मिनी बजट आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर हुकूमत अनटैक्स सेक्टर को टैक्स कर दे और इतना टैक्स मिल जाएगा कि शायद हमें अगली दफ़ा के रेवेन्यू में कोई मज़ीद हम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान नकवी साहब, आपने बड़े अच्छे फार्मूले पेश किए, लेकिन हुकूमत की विल नज़र नहीं आ रही कि वो अपने शान अखराजात में कमी करे या स्मगलिंग को बहुत ज़्यादा कम कर दे। नई टास्क फोर्सेस बनाकर कोई पॉलिसी, कोई मैनेजमेंट की तरफ से कोई बेहतर हिकमत अमली हमें तो नज़र नहीं आ रही। और शॉर्टकट तो यही है कि मिनी बजट आ जाए, जो टैक्स दे रहा है उन पर मज़ीद टैक्सेस का बोझ लाद दिया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम के ऊपर टैक्स आयद है, सिंध के अंदर 0.02% है और पंजाब में 0.06% है, जो कि ना होने के बराबर है। तो बात ये कि इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलेगा और ना ही टैक्स का निज़ाम बेहतर होगा। बैठना पड़ेगा हुकूमत को, डिजिटलाइजेशन का सहारा लेना होगा, एफबीआर को आगे बढ़ना होगा। जो टैक्स चोरी कर रहा है या जो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा उसके ऊपर सख्ती करनी होगी, तभी हमारी टैक्स जीडीपी 13% तक जा सकती है, अदरवाइज आप खसारे में। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक स्टूडियो में। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हम दौरफ इब्राहिम, चेयरमैन हैं ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स एसोसिएशन के। सिंगल डिजिट हो गई है महंगाई की शरह। खुशहाइन बात है, 13% से 12%, फिर 11%, फिर 9.6% पर इस वक्त महंगाई है। लेकिन सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तो महंगाई 9.6% है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल इसके बरक्स है। अगर मैं सब्ज़ी लेने जाता हूँ तो मुझे सरकारी प्राइस लिस्ट के हिसाब से सब्ज़ी नहीं मिलती। फल लेने जाऊँ, अजनास के मार्केटों का मैं रुख करूँ तो मुझे वहाँ पे जो महंगाई का सामना है वो तो होशरुबा इजाफे के साथ है। तो अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब, आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत कह रही है कि महंगाई की शरह में मुसलसल कमी हो रही है। हम मार्केट का रुख करते हैं, ख्वाह वो होलसेल मार्केट हो, रिटेल मार्केट हो या मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो वो तो सातवें आसमान से बातें कर रही है। इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? देखिए, आपने सवाल भी अच्छा है और जवाब भी ले लें आप। देखिए, इतना बड़ा फ़र्क जो हमने रखा है ना, खुद नायल इदारे हैं हमारे। यानी आप प्राइस कंट्रोल वाला कोई निज़ाम नहीं है। आप समझ लें कमिश्नर, डीसी कोई काम पे नहीं जा करते। और आप देखें होलसेल पे ये दालों में इजाफ़ा हुआ है वो तारीख़ी इजाफ़ा हुआ है। यानी आप इंटरनेशनल देखें तो इतना इजाफा हमने नहीं देखा कि चने की दाल 380 रुपये किलो, और अगर रिटेल पे लेने जाएंगे 550 रुपये किलो है। कोई चेक एंड बैलेंस है कहीं? आप माश की दाल आप 500 रुपये किलो है होलसेल में, लेकिन प्राइस ऐसी फ़िक्स की गई है कि 470 रुपये उनको फिक्स प्राइस की है, तो उसके ऊपर चालान ही कटेंगे ना। और फिर जाके रिटेल पे इतना महंगा कि 470 रुपये अगर आप लिख रहे हैं और उसको बोलते हैं 500 रुपये में बेचें, रिटेलर नहीं बेच सकेगा। तो ये तो एक तसादुम वाली पॉलिसी है। देखें, हमने 12 उनसे कमिश्नर साहब से बात की और 2 दफ़ा हमारे को टाइम देने के बाद फिर हमें ये कहा गया आप बाद में आएँ। मुझे तो ये लम्हा फिक्रिया लग रहा है। और मैं आपको एक इशू बता दूं कि सबसे बड़ा जो इशू है इधर, आप महंगाई बात तो कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं आपसे कि आप सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं ना जी। और आप सिंगल डिजिट और फराना बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी पे ऐसा नहीं है। महंगाई उरूज पे जा रही है। आप देखें अभी आटे पे, अब बेसिक खुराक है ना, आटा बेसिक खुराक है, और गंदम के रेट 70 रुपये हो चुके हैं गंदम के। तो आटे का रेट जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है पिछला ही, अभी तक नया रेट नहीं दिया उन्होंने। अभी मुझे बताएं 84 रुपये का 2.5 नंबर है और 88 रुपये का फाइन आटा है। इसकी जगह 81 में 2.5 नंबर बिकना चाहिए और 83 में फाइन आटा बिकना चाहिए। 10,000 टन पे अगर हम रोज़ाना जेब कट जाती है, 3 रुपये भी लगाएं तो 3 करोड़ रुपये डेली जेब कट रही है। क्यों कमिश्नर साहब नहीं देख रहे? क्यों वजह? अच्छा आप बताएं, चीनी का एक प्राइस फिक्स ही नहीं किया, चीनी कम हो रही है, आपने प्राइस लिखे हुए हैं पुराने, तो कब तक ये अमल दरामद नहीं करेंगे? उसकी कमी वाक़ई करें।
जहां आपको लग रहा है कि यहां हम रिलीफ दे सकते हैं वहां रिलीफ जी। दें, और जहां ये अब जा रहा है वो भी बताएं, ताकि ग्राउंड रियलिटी पे काम हो। रिटेलर बेस पे इतनी लूट मारी है कि जिसका आप तस्वुर नहीं कर सकते। आप चले जाएं बाज़ारों में, 200 रुपये का फ़र्क, और ये रिटेल तो डायरेक्ट कंज्यूमर मारता है। अब मुझे आपको एक खुशखबरी देता हूँ जी कि चीनी का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा क्रॉप हो रहा है कि 1.5 गुना क्रॉप है अभी इस साल का, जी। जो पहला क्रॉप आ आम रहा है। आदमी को क्या फायदा होगा इस क्रॉप मैं से? बता रहा हूँ आपको, जी देखें उसका फ़ायदा भी मैं आपको बताता हूँ। देखें ये क्रॉप होता है 75 लाख टन का, जो रेगुलर चला आ रहा था। इस साल हमें लग रहा है 90 लाख टन चीनी होगी, यानी 90 लाख टन। गन्ने से चीनी बनेगी 90 लाख टन। आप देख रहे हैं कि 75 लाख टन जो पिछला क्रॉप था उसमें भी कैरी फॉरवर्ड हमारे पास पड़ा था 10 लाख टन। तो अब आप बताएं कि ये चीनी की कीमत 137 से आज 127 पे पहुंच गई है, तो क्यों गवर्नमेंट अमल दरामद नहीं करवाती? भाई रेट कम है तो कम करें ना उसको। अच्छा यार एक मिनट, यानी चीनी फी किलो जी होलसेल मार्केट में 137 रुपए से कम होकर 127 रुपए किलो हो गई। 27 रुपए किलो। लेकिन सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक चीनी प्राइस लिस्ट में अभी भी 137 रुपए है। जी लेकिन मार्केट में इस वक्त 127 पे दस्तयाब है। दस्तयाब है। तो ये अच्छा। प्राइस कंट्रोल लिस्ट इदारों को समझ नहीं आ रही क्या? उनको देखिए, ये आप मुझे मैकेनिज्म, ये बताएं, फार्मूला समझ नहीं आ मरा- रहा? मरा- क्या उनके पास कोई आदादोशुमार पहुंच नहीं रहे? क्या वजह क्या है? वजह स्टेक होल्डर को शामिल नहीं करना है। आप बताएं, मुझे बुलाया नहीं गया और लिस्ट शाया कर दी। अब कमिश्नर साहब को भी सोचना चाहिए, होश के नाखून सब लें, ये गरीब आवाम के लिए सोचें। मैंने आटे की बात आपसे की। अच्छा एक मिनट अब्दुल रऊफ साहब, चीनी की कीमत आप लोगों ने कम कर दी, सरकार ने नहीं की। सरकार ये तो करती ही नहीं है। सरकार की प्राइस लिस्ट के हिसाब से चीनी आज भी 137 रुपये फी किलो है। आप लोगों ने 127 रुपये फी किलो कर दी। हाँ। कर दी ना, अच्छी बात है। इसी तरीके से आप जब चाहें जिसकी कीमत चाहे बढ़ा दें, जिसकी कीमत चाहे घटा दें, तो फिर तो ये तो स्टेट के अंदर अपनी रेट कायम करने वाली बात नहीं है। देखिए आप बात को समझे, डिमांड एंड सप्लाई। सही है, डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला है। सप्लाई बहुत हो गई है, सही यानी है। वाफिर मिकदार में। मैं आपको ये बात बता दूं कि 400 रुपये मन पिछले क्रॉप का गन्ना बिका। याद होगा आपने, गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स की। मैं ये साल बोलता हूँ जैसे गंदम की प्राइस जो सपोर्ट प्राइस फिक्स की गई थी 4000 रुपये मन थी, लेकिन किसानों ने, ज़मींदारों ने बुरी तरह उनमें नुकसान किया। 70 रुपये में पहुँच गई है, वो भी पहुँच, यानी इसका मतलब हुआ 67 की गंदम हुआ है। आप ये बताएं, ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि आज रोटी के रेट मैं आपको पूछ रहा हूँ। आप पूरे पाकिस्तान में चले जाएं, पूरे कराची में घूमें, वो कराची में बताएं 20 रुपए की, 25 रुपए की, कहीं 30 रुपए की है चपाती, 20 रुपए, कहीं 25 रुपए, 15 रुपए। मुझे आप बता दें कि ये इम्प्लीमेंट क्यों इदारा नहीं करा रहे? आप मुझे बताएं। पहले मेरी बात सुन ले, एक मिनट का काम है। जब 90 रुपए की गंदम थी, जब भी इन्होंने रोटी का रेट फिक्स किया, चपाती 15 रुपए और 20 रुपए नान होगा, तंदूर की रोटी। आप मुझे बताएं, अब ये इतना रेट कम हो चुका है तो इस पे इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश क्यों नहीं करते कि 10 रुपए की चपाती और 15 रुपए की रोटी होनी चाहिए? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और उसमें हकाइक सामने रख दें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? जब आप स्टेक होल्डर है, आपका स्टेक है और आप को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा, तो आप अपनी प्रेस रिलीज जारी करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनको खतूत लिखें। अब मुझे ये बताएं कि आपने कहा होलसेल मार्केट में चीनी 10 रुपये सस्ती हो गई, रिटेल वाला तो फायदा उठा रहे, रिटेल वाला तो उसी हिसाब से चीनी बेच रहा है और सारे को नुकसान पहुंच रहा है। यही जो आप बात कर रहे हैं ना, रिटेल ट्रेडर भी मुलव्विस हुआ ना। फिर आप मुझे बताएं, आप जिनको चीनी दे रहे हैं, एक मिनट अब्दुल रऊफ साहब, आपने जिनको चीनी दी, एक तो आप हो गए होलसेल मार्केट के ट्रेडर, आपने रिटेल मार्केट के ट्रेडर को चीनी कही कि भाई 10 रुपये सस्ती मैं आपको दे रहा हूं। अब रिटेल मार्केट वाला कह रहा है कि सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक चीनी फी किलो 10 रुपये सस्ती नहीं हुई, मैं महंगी करके बेचूंगा, बल्कि मैं 1-2 रुपये और ज़्यादा लूंगा, ये कह के कि बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत, इन सब की कीमतों में इजाफा हो गया। आप खामोशी से बैठे हैं, आपने मेरे खिलाफ कोई बात नहीं करनी। तो देखें, ये जो सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में जो करप्शन हो रही है, या ये समझ लें कि खुद साख्ता तौर पे रेट घटाने भी हैं, बढ़ाने भी, तो फिर उस सर्कल में तो होलसेल मार्केट का ट्रेडर भी शामिल हो गया ना। देखिए आप बात को समझे, होलसेलर आपने अगर चीनी की कीमत में कमी कर दी तो कोई नोटिफिकेशन या कोई लेटर अपना निकाला, कमिश्नर कराची को ऑन बोर्ड दिया या दीगर शहरों के कमिश्नरों को ऑन बोर्ड दिया? आप मेरी बात सुने, ऑन बोर्ड करने के लिए मुझे रात के 10:30 बजे उनके पीए का फ़ोन आया कि आप आ जाएं 12 बजे
वो भी मैंने प्रेशराइज किया था इतना कि देखें आप इस पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दें रिटेल ट्रेडर के हवाले से। देखें आप रिटेल ट्रेडर्स की आपको मैं अभी बता देता हूँ कि होलसेल पे जो हमारी जो वो होती है ना जन सेल, वो कई टनों में, हज़ारों टन में होती है। आप ये समझे पहले, रिटेल बेस पे ये किलो किलो बिकता है। एक बात तो समझ लें आप। मैं पूरे शहरों की बात कर रहा हूँ। मैं आपको यही बात कर रहा हूँ, आप पहले सुन लें पूरे। 127 रुपये चीनी बिक रही है, अभी भी रिटेल पे 140 रुपये बिक रही होगी या 150 बिक रही होगी, कहीं 165 रुपये। इसका चेक करने वाला कुछ सिस्टम तो राइज हो। अभी आप बताएं कि एसी, आप एक चीज सस्ती बेच रहे हैं, सामने वाले को वो सस्ती नहीं बेच रहा, आप चूंकि सस्ता बेच रहे हैं तो आप उस हवाले से हुकूमत को लेटर तो लिखेंगे ना कि भाई हमने रेट गिरा दिए। देखिए आप मेरी बात सुने, आपको पता नहीं, याद नहीं है वाकया कि आटा सस्ता बेचने पे चालान हुआ था, ये आपको याद होगा तारीख। सर ये सारे तो हम आवाम के लिए एक चालान और बर्दाश्त कर लें। देखिए हम तो बोल रहे हैं आप 10 दफ़ा चालान करें। हाँ। करें ना। मैं तो ये बोलता हूँ इम्प्लीमेंट कराने वाले इदारे बेहोश क्यों हैं, खामोश क्यों हैं, ये क्यों नहीं कराना चाहते? रिटेल बेस पे अमल कराना चाहें, आज हो सकता है इम्प्लीमेंट। अच्छा, चीनी की कीमत में कमी हुई है, दालों की कीमत में इजाफा हुआ है, चावल के क्या हाल है? चावल में आप मुस्तहकम है, लेकिन कई जगहों पे उन्होंने करेक्शन करनी चाहिए, नीचे करने चाहिए और कहीं बढ़ाने चाहिए। ये इनका मैकेनिज्म बनना चाहिए। अच्छा, पेट्रोल भी अब 10-12 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी हुई है, तो अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो कुछ इसका इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव इन्फ्लेशन के ऊपर? देखें आप, इंशाल्लाह पॉजिटिव आएगा। 2 रुपये 3 रुपये किलो वाकई कीमतें होंगी, क्योंकि ये इतना बड़ा डिफरेंस जब आता है तो ऐसा नहीं होता, डिमांड सप्लाई पे होता है सारा काम। अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज है वर्ल्ड में, हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं दालों में, तो जब वहीं रेट इतने महंगे हो चुके हैं तो हम लोग कैसे बेच लेंगे? तो ये मामलात हैं, अभी इनको गौर करना चाहिए कमिश्नर साहब को, डीसी साहब आपकी को। लिस्ट मैं जारी अपील होती करता है हूं। दालों की? हमारी तो होती है। तो उसमें इंटरनेशनल रेट का भी आप लिख दिया करें ना कि इंटरनेशनल रेट में दाल ये है। अच्छा, थोड़ा वाजे कर देना, इंटरनेशनल रेट में दालों की कीमत ये है, हम वहाँ से दाल यहाँ मंगवाते हैं, उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है, हम अपना बहुत इतना अच्छा प्रॉफिट सवाल है। रखते हैं और हम होलसेल में इतना बेचते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म अगर आप मुतारिफ कराएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी? नहीं, बहुत अच्छा आपने भी सवाल किया। देखिए यहाँ जो आपका दुनिया जो है ना, ये मोबाइल में है, ठीक है। अब मोबाइल में दुनिया है, आप इसकी रिसर्च कमिश्नर भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं कि पल्सी मर्केंटाइल एक्सचेंज में कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे भी देख सकते आ हैं। जाएगा, रेट आ जाएगा। सही है। अब उसकी काउंटिंग का आप मुझे तरीका पूछें। अब आप ठीक है? आपका जो बायर है वो आपको रिलीफ देता है, वो कहते हैं सही है पेमेंट आप बाद में दे दें या मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, तो वो तो एक अलग मामला है ना। नहीं, देखिए उसका तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग से कोई मामला नहीं है, वो तो आपके बायर का और आपका लेना देना है। इस तरीके से बहुत से नहीं, ऐसे लोकल ट्रेडर्स होंगे तो फॉरेन ट्रेडर्स के साथ देखिए, बार्गेनिंग करते होंगे। पूरी दुनिया में क्वांटिटी system- के ऊपर रेट सेट होता है ना। देखें कमोडिटीज़ का रेट जो है ना पूरी दुनिया में एक तरह का सेट होता है, पल्सीज का हो या सोने का हो या किसी भी चीज़ का। बिल्कुल। इसमें कोई फर्क इतना नहीं आ सकता। मगर क्वांटिटी क्वालिटी के ऊपर बार्गेनिंग तो हो जाती है। देखें वो तो बार्गेनिंग हर व्यापारी करता है। हाँ बिल्कुल कि भाई लेने को मुझे सस्ता मिल जाए। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जब मिल ही नहीं रहा, हमारे पास है ही नहीं अभी माल इतना, तो हम क्या करेंगे? अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, आखिर में मुझे ये बताएं, विथ होल्डिंग टैक्स के मामले पर आपने बड़ा एहतजाज किया, हड़तालें भी की, आपके साथ मुल्क भर के ग्रोसर्स वालों ने खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, क्या कंक्लूजन निकला है? कुछ भी नहीं। देखें ताजिर दोस्त स्कीम, जिसके ऊपर मैंने धरना भी दिया कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने कि आपने स्टेक होल्डर को क्यों नहीं बुलाते। जब आप मेन बेसिक स्टेक होल्डर को ना बुलाएं और एक खिलौने वाले को पूछें कि भाई दालों के क्या रेट हैं, क्या ग्रोसरी हो रही है, तो ये एक डमी है ये। तो विथ होल्डिंग टैक्स का नफाज हो गया? देखें उन्होंने कहा, KCCI के सदर इफ्तिखार अहमद शेख, इफ्तिखार शेख, उन्होंने कहा कि मैं इम्प्लीमेंट करा के दूंगा, लेकिन यहाँ ये हुआ कि इलेक्शन खेला जा रहा है, कोई अवाम पे तवज्जो देना, जैसे मैं आपके टीवी के तवज्जो से सबके कहूँगा कि अवाम के लिए सोचें। अगर कमिश्नर और DCs सब अब काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें। ये मराठों का अब टाइम ख़त्म हो चुका है, करीब 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। अगर आप आटे के रेट कम करेंगे तो 4 करोड़ रुपए डेली लोगों गरीब से कट जाते हैं। चीनी के रेट जो हो चुके हैं कम, ऑलरेडी और होंगे। अब मुझे मज़ीद ये लग रहा है कि नया जो क्रॉप आएगा, आप यकीन माने ये 125 क्या, ये जो काश्तकारों को 400 रुपये मन के गन्ने के रेट किए हुए हैं, ये इनको मजबूरन
250 रुपये गन्ना बेचना पड़ जाएगा। ये मैं आपको इतना किसानों का बम्पर क्रॉप होगा। इतना बम्पर क्रॉप है। आखिर में ये बता दें, महंगाई की शरह में आइंदा आने वाले दिनों में कमी देख रहे हैं? देखिए आटे में जो गवर्नमेंट ने अच्छे इकदाम किए हैं तो उसको मैं काबिल तारीफ़ ही कहूँगा, तनकीद करने का कोई जवाब नहीं बनता है। आटे पे उन्होंने गंदम पे कंट्रोल किया, फ्री कर दिया मार्केट। ये जो पहले सब्सिडियाँ हुआ करती थी जी। और देखें ये वहाँ स्टॉक वो हमारे नुकसान होता था पब्लिक को। महंगाई को कम होता महंगाई कम होते दिख रही है। अब आप देखेंगे चावल में भी मुझे कमी लग रही है, मैं बता रहा हूँ आपको, और चीनी में होशरुबा कमी होगी। और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, गरीब आवाम के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उनको भी जो किसान है हमारे, सब कम हो रहा है, दालें कम क्यों नहीं हो रही? दालों का इंटरनेशनल रेट ही, जब आपके क्रॉप तो हम क्लाइमेट पाकिस्तान में दालें नहीं उगा सकते? देखें हम उगा तो सब सकते हैं। हाँ। देखें बात को समझें। ये क्या हुआ कि हमारी जो ज़मीनें थी ना वो सनती उसमें चली गई। नहीं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, जो ज़रूरी ज़मीन है, उसमें हमारी दालें नहीं उग सकती? मैं मेरी सवाल का जवाब मैं पूछता हूँ। जी। देखें यहाँ क्या हुआ कि मैं किसी गवर्नमेंट का काम बात नहीं कर रहा अभी। उस टाइम एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई गई कि गगर के दरख्त लगा लें, हमें ये इतना फ़ायदा होगा। 2 किलोमीटर का तो पानी पी जाता है, तो ये फसलें कहाँ से हों? ये आप ज़राअत के ऊपर अगर हम तवज्जो दें तो हम दालें भी उगा सकते हैं। पिछले सालों में पाकिस्तान कितनी दालें प्रोड्यूस करता है? यहाँ अभी तो ऐसा हो गया है कि चना दाल होती थी, चना जो साबुत होता था वो तकरीबन हमारे 7 लाख टन होता था, लेकिन अब इतना यानी उस ज़मीनों का नुकसान हो चुका है और इस पे काम करने को भी तैयार नहीं है कोई, तो वो 2.5 लाख टन हो चुका है। यानी हमारे मुल्क में सिर्फ चने की दाल पैदा होती है? चना पहले मसूर भी होता था, मूंग भी होती है। मूंग का क्रॉप इस दफ़ा फेल हो गया, यानी फेल हुआ इसलिए कि वो सीज़न बारिशों का उसकी वजह से फेल हो गया। ये होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। जब क्लाइमेट दुनिया में चेंज हुआ है तो श्रीलंका, इंडिया सब बाहर हो चुके हैं, तो एक चीज़ डिमांड पे चल रही है जी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि खुद अपना रेट मुकर्रर करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब। आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में कमी देख रहे हैं। पेट्रोल और मसनूआत की कीमतों में भी बड़े पैमाने पे कमी मुतवक्किल है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल हम कमी देख रहे हैं। खुद साख्ता तौर पर होलसेलर्स ने चीनी की फ़ी किलो कीमत में कमी तो कर दी है, लेकिन सरकारी प्राइस लिस्ट में अभी तक चीनी 10 रुपये सस्ती नहीं हुई है। बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में चावल, चीनी और दीगर मसालेजात कम होंगे। या वक्त ब्रेक का हमारे साथ ही वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुस्तफ़ा शेखानी, चेयरमैन हैं साउथ रीजन आबाद के। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। मिनी बजट की बातें हो रही हैं, और अगर मिनी बजट आ जाता है तो मज़ीद टैक्सेज इम्पोज होंगे रियल एस्टेट सेक्टर पर, तो मुस्तकबिल आप रियल एस्टेट का कहाँ देख रहे हैं? वैसे ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर जबो हाली की जानिब गामज़न है, मज़ीद टैक्सेज अगर लग जाएंगे तो कहाँ खड़े होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मदऊ किया इस शो पे आपके। सर, अगर मिनी बजट, आपका जो सवाल है, अगर मिनी बजट आ जाता है और मज़ीद टैक्सेस हम पे और इम्पोज किए जाते हैं तो सर इस इंडस्ट्री पे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी जो हालात चल रहे हैं और जो पोजीशंस अभी हम देख रहे हैं उस मेयार पे हम पूरा नहीं उतर सकेंगे, क्योंकि अगर इतने मज़ीद हमारे पे टैक्सेस आ जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अभी अगर हम पे आप टैक्स करेंगे तो हम हमारे अलॉटीज पे या कस्टमर्स को उसको पास ऑन करेंगे, और जब उन पे पास ऑन किया जाएगा तो उनकी खरीदो फरोख्त की जो आज पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो मुस्तफा साहब, कितने आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी बंद हो गए हैं? कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपने काम फिलहाल रोक दिया है? फिर ये भी सुनने में आ रहा था कि आबाद फेडरल एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ पिटिशन दायर करेगा, उसका भी अभी तक अमल हमने नहीं देखा। तो इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है, और क्या आप लोगों की प्लानिंग है? सर, पहले मैं आपका सवाल का जवाब दे दूं कि इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है। सर, हमें बड़ा सोच समझ के इसके खिलाफ जाना है, तो इसके हमारी मीटिंग्स इसके ऊपर हर हफ्ते या हर रोज़ हो जा रही है कि हमें इस मैटर को किस तरह आगे लेकर चलना है ताकि हमें ये कहीं बैकफायर पे ना आ जाए। तो हम उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं ताकि इसको हम जल्द से जल्द इसको परस्यू कर सकें। जी। रहा आपका सवाल, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो बंद हो चुके हैं या जो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, सर इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लोग बड़े स्पेक्टिकल हो चुके हैं कि हम किस तरह काम करें, हम किस तरह लोगों से हम उनको अपनी जो यूनिट्स हैं हम उनको किस तरह सेल ऑफ करें, क्योंकि अगर हम वो सेल ऑफ के लिए मार्केट में आते हैं तो उनके ऊपर लाइबिलिटी एक आ जाती है कि उन्हें बनाकर देना है। जिस तरह पे आज स्टील की प्राइसेस हैं, जो सीमेंट की प्राइसेस हैं, जो
काम करने की दीगर दूसरी चीज़ें हैं, उनकी सबकी प्राइसेस इतनी हाई चुकी हैं जो कस्टमर उनको खरीदना, उनको लेकर चलना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो लाएअमल बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, वक़्त हमारे मेंबर्स के साथ हम मीटिंग्स कर रहे हैं कि हम इसको आगे किस तरह ले जाएँ ताकि इकोनॉमी का साइकिल चले। वैसे एक अंदाजे के जब ये मुताबिक कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपने फिलहाल सीज किया है? सर हमने सीज़ नहीं किया हुआ, किसी भी प्रोजेक्ट को सीज़ नहीं किया हुआ। सीज़ उन्होंने काम रोका हुआ है ताकि वो चीज़ों को देखें क्योंकि उनके पास रिकवरी मैटर्स नहीं आ रहे हैं। कितने वो प्रोजेक्ट्स ऐसे रिकवरी हैं जिन आएँगी पर आपने काम रोक दिया? सर प्रोजेक्ट्स की तादाद तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतने प्रोजेक्ट्स इस साल लॉन्च भी नहीं हुए। जिस तरह हमारी आपसे लास्ट बात हुई थी कि 3-4 प्रोजेक्ट्स मार्केट में लॉन्च हुए थे, तो वो उनमें भी इसी तरह की जो सूरत-ए-हाल है, जी। वो भी बेचारे बड़े परेशान हैं। लेकिन हमारे मेंबर्स कोशिश कर रहे हैं कि इस इकोनॉमी साइकिल को हम लेकर आगे चलें ताकि इकोनॉमी का साइकिल चलना शुरू हो जाए। एक एक मार्केट में मूवमेंट आना शुरू हो जाए, मार्केट चलना शुरू हो जाए। प्रॉपर्टी सेक्टर की मूवमेंट कब बेहतर होगी? इस साल, अगले साल या फिर आइंदा आने वाले 5 साल तक सर बिल्कुल ये भी जब भी कोई हो बेहतरी सकती नहीं है होगी? सर ये हमज़ा भाई ये जब भी हो सकती है जब गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को लेकर आएँगी, तो ये साइकिल चल सकता है, ना कि सर सिर्फ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ पर पॉलिसी नहीं टिके। बना सकती आपके साथ, लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या बनाएगी सर? सर हमारी तो कोशिश है कि सब इंडस्ट्री क्योंकि हमारे साथ एक अलाइड इंडस्ट्री भी मुंसलिक है ना सर, अगर हम काम नहीं कर रहे तो उनका भी काम नहीं चल रहा, वो अपने प्रोडक्ट्स को किसको बेचेंगे? आज अगर मैं टाइल लेने जाता हूँ, टाइल का काम नहीं हो रहा, दरवाजों का काम नहीं हो रहा, हमारी मार्बल्स का काम नहीं हो रहा, सीमेंट नहीं बिक रही, तो उनका भी तो माशी हालत इस तरह से डाउन होती चली जा रही है ना। तो हमसे भी देखें और एक हमारे से तबका जिसको हम कहते हैं कि हमारे से लेबर स्किल और अनस्किल लेबर भी मुंसलिक है, जी। वो भी तो उनका भी कारोबार, उनका भी काम उनको नहीं मिल रहा, वो किस तरह काम आगे चलाएंगे? अगर हुकूमत आपको नहीं पूछ रही, आपको अपने साथ नहीं बिठा रही, तो आप SIFC के पास चले जाइए। आबाद का अपना स्टेक है, आबाद एक रिकग्नाइज बिल्डर्स की तंजीम है, SIFC के पास जाके बैठ जाए, उनको बताए कि हमारी यह अहमियत है, उनकी तरजीहात में आप लोग इस वक्त शामिल नहीं है, शामिल करवाइए। सर हमारी उनसे भी कोऑर्डिनेशंस चल रही हैं, हमने उनसे मीटिंग्स हमारे से उनसे एक आध हो चुकी है और आगे और होने वाली है, जिसमें उन्होंने हमें मदऊ कर रहे हैं कि हम इसको आगे और किस तरह बेहतर कर सकते थे कि हम भी चाहते हैं कि ये माशरा चले, ये इकोनॉमी चले, जिससे पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। जहाँ पे आपके फंड्स आएंगे, टैक्सेस दिए जाएंगे, तो ये एक इकोनॉमी साइकिल चल सकता है। जी। तो इनसे हमारी बवरकत एक चीज़ चल रही है, चीज़ों को हम इसके ऊपर परस्यू करते जा रहे हैं, लेकिन अब ये तो हुकूमत के ऊपर है कि वो आगे उन चीज़ों को कैसे लाएअमल पे लेकर आती है। आखिर हम तो में- रेडी बैठे हैं, आखिर हम में ये हम तो हर बताएं, जगह पे हर फोरम पे रेडी जी। बैठे हैं कि उनके साथ काम करें। काम करने हम के लिए तैयार है। गवर्नमेंट के आखिर साथ में ये बताएं कि प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में आइंदा आने वाले 1 से 2 सालों में? देखिए मैं अभी ये अपनी मेरी एक प्रिजम्पशन है, एक अज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे अभी आपने देखा कि स्टेट बैंक ने 2% अभी इंटरेस्ट रेट कम किया है, जो जी। एक पॉजिटिव साइन की तरफ हम जा रहे हैं। इसी तरह अगर इस तरह की कुछ चीज़ें बेहतर होती है तो बहुत जल्द हम एक अच्छे राह पे आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुस्तफा शेखानी, आप तब तक कीमती वक्त दिया। इंटरेस्ट रेट के घटने से प्रॉपर्टी सेक्टर पर मुस्बत असरात मरतब हुए। आइंदा आने वाले दिनों में अगर शरह सूद में इसी तरीके से कमी होती है तो यकीनन रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर थोड़ा बहुत बेहतर ज़रूर होगा। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।